नमस्ते। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां नक्शे पर खींची बस एक लकीर ने पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी। ये कहानी सिर्फ किसी प्रशासनिक फैसले की नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक राष्ट्र के जागने की, अपने आत्मसम्मान के लिए उठ खड़े होने की। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचिए, एक मामूली सी लकीर, आखिर उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ सकती है कि वो लोगों को ही नहीं बल्कि एक पूरे देश के भविष्य को बदल दे, और जिसका असर सदियों बाद भी महसूस किया जाए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1903 से। ब्रिटिश सरकार एक प्रस्ताव लेकर आती है बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का। अब देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये एक सीधा साधा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लगता था, है ना? लेकिन इसके पीछे जो असली इरादे थे वो बहुत गहरे और कह सकते हैं खतरनाक थे। तो अंग्रेजों ने कहा क्या? उनका ऑफिशियल रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। मतलब भाई देखो, बंगाल प्रांत बहुत बड़ा हो गया है, करीब 7 करोड़ 80 लाख लोग हैं, हमसे संभल नहीं रहा, तो इसे बांटना जरूरी है। लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। वो था फूट डालो और राज करो का पुराना खेल। वो अच्छी तरह जानते थे कि बंगाल उस वक्त भारतीय राष्ट्रवाद का, कह लीजिए, नर्व सेंटर था। तो उनका प्लान था बंगालियों को धर्म और भाषा के नाम पर बांट दो और इस उड़ती हुई नेशनलिस्ट लहर की कमर तोड़ दो। लेकिन अंग्रेजों ने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। उनकी इस चाल का ऐसा जवाब मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस एक फैसले ने स्वदेशी आंदोलन की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। दिसंबर 1903 में ये प्रपोजल आता है, लेकिन लोगों का गुस्सा वो लगभग 2 साल तक अंदर ही अंदर सुलगता रहा। फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया और बस यहीं से स्वदेशी आंदोलन का ऑफिशियल बिगुल बज गया। और फिर आया वो दिन 16 अक्टूबर 1905, जिसे इतिहास में एक काले दिन के तौर पर याद किया जाता है, जिस दिन पार्टीशन लागू हुआ और पूरे बंगाल ने इसे शोक दिवस की तरह मनाया। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक विरोध नहीं था, नहीं, ये लोगों की भावनाओं का सैलाब था जो सड़कों पर उतर आया था। लोगों ने व्रत रखे, हजारों की तादाद में गंगा में स्नान किया और गलियां वंदे मातरम के नारों से गूंज उठीं। लेकिन उस दिन का जो सबसे पावरफुल सिंबल था ना, वो थी राखी। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। ये एक सीधा संदेश था अंग्रेजों के लिए कि तुम्हारी खींची हुई लकीरें हमारी एकता को नहीं तोड़ सकती। इस आंदोलन का असर सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं था, इसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत गहरा था। इसने साहित्य और संगीत को भी एक नई जान दे दी। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, आमार सोनार बांग्ला, मेरा सोने का बंगाल। और जरा सोचिए इस बात को, एक प्रोटेस्ट में लिखा गया गीत आगे चलकर एक पूरे देश यानी बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। इससे पता चलता है कि ये आंदोलन लोगों की रूह में, उनकी आत्मा में कितना गहरा उतर चुका था। तो स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बाइकॉट या प्रोटेस्ट तक ही सीमित नहीं था, नहीं, इसका एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव पक्ष भी था। इसका असली मकसद था आत्मशक्ति का निर्माण, मतलब नेशनल सेल्फ रिलायंस। ये सिर्फ अंग्रेजों का विरोध करना नहीं था, बल्कि खुद को, अपने देश को मजबूत बनाने का एक प्रण था। और इस सेल्फ रिलायंस को हासिल करने के लिए एक 4 पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया। सबसे पहला और सबसे जरूरी, विदेशी सामानों का बहिष्कार। ये एक पॉलिटिकल वेपन था। दूसरा, स्वदेशी एंटरप्राइज को बढ़ावा देना, मतलब कपड़े की मिलों से लेकर साबुन की फैक्ट्रियों तक सब कुछ अपना, देसी। तीसरा, नेशनल एजुकेशन, ऐसे स्कूल और कॉलेज बनाना जो ब्रिटिश कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हों। और चौथा, कल्चरल रिवाइवल, यानी अपनी कला, अपने साहित्य को फिर से जिंदा करना। कुल मिलाकर ये अंग्रेजों पर हर तरह की डिपेंडेंसी को खत्म करने का एक बहुत ही सोचा समझा प्लान था। और ये जो आग बंगाल में लगी थी ना, वो वहीं तक सीमित नहीं रही, बहुत तेजी से ये पूरे भारत में फैल गई। पंजाब में इसे लीड किया लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, मद्रास में इसकी कमान संभाली वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा थे, तो आंध्र में टी प्रकाशम और कृष्णा राव। मतलब हर कोने से नेता उठ खड़े हुए और देखते ही देखते ये एक सच्चा नेशनल मूवमेंट बन गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। एक तरफ तो ये आंदोलन पूरे देश को जोड़ रहा था, पर दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। आंदोलन की गर्मी ने कांग्रेस के भीतर एक ऐसी वैचारिक लड़ाई छेड़ दी जो आगे चलकर एक बड़े तूफान का रूप लेने वाली थी।
और ये तनाव कांग्रेस के सालाना सेशंस में साफ साफ दिखने लगा था। 1905 के बनारस सेशन में तो जैसे तैसे बात को संभाला गया, फूट टल गई। फिर 1906 के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी ने बीच का रास्ता निकालते हुए पहली बार स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। एक कोशिश थी सबको साथ रखने की, लेकिन 1907 आते आते सूरत में बात हाथ से निकल चुकी थी। टकराव इतना बढ़ गया था कि अब फूट को कोई नहीं रोक सकता था। आखिर ये झगड़ा था किस बात पर? देखिए, दोनों गुटों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे मॉडरेट्स या नरमपंथी, जो पिटिशंस, बातचीत मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से ब्रिटिश सिस्टम के अंदर ही धीरे धीरे सुधार चाहते थे, और दूसरी तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट्स या गरमपंथी। उनका कहना था ये चिट्ठियां लिखने से कुछ नहीं होगा, बॉयकॉट करो, पैसिव रेजिस्टेंस करो, डायरेक्ट एक्शन लो। उनका लक्ष्य छोटे मोटे सुधार नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज था, सिस्टम से पूरी तरह आज़ादी। और इसी खींचतान का नतीजा था 1907 का वो फेमस या कहिए इनफेमस सूरत सेशन, जहां ये अंदरूनी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई और कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। हुआ ये कि सूरत में प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इस बात पर शुरू हुआ छोटा सा विवाद देखते ही देखते आंदोलन की दिशा को लेकर एक खुली जंग में बदल गया। माहौल इतना गर्म हो गया कि बात बहस से हाथापाई तक जा पहुंची, और बस उसी एक पल ने, उसी टकराव ने राष्ट्रीय आंदोलन की एकता को चकनाचूर कर दिया। और इस फूट के जो नतीजे हुए वो बहुत बुरे थे। कांग्रेस पर मॉडरेट्स का कंट्रोल हो गया और उन्होंने गरमपंथियों को पार्टी से ही बाहर कर दिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो मास मूवमेंट, जो जन आंदोलन इतनी मुश्किल से खड़ा हुआ था, वो बिना किसी बड़े लीडर के कमजोर पड़ गया। अब कांग्रेस बटी हुई थी, आंदोलन कमजोर था, और ब्रिटिश सरकार इसी मौके की ताक में थी। उन्होंने जरा भी देर नहीं की, एक के बाद एक दमनकारी कानून लाए गए। सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, इन सब का एक ही मकसद था, विरोध की हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। और फिर 1911 में लगातार बढ़ते दबाव के सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। तो देखा जाए तो आंदोलन का एक मुख्य लक्ष्य तो पूरा हो गया, जीत तो हुई, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। कांग्रेस टूट चुकी थी, और वो आंदोलन जिसने एक वक्त पर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, अब वो अपनी धार खो चुका था। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या 1907 की वो सूरत की फूट एक बहुत बड़ी गलती थी, एक त्रासदी थी जिसने एक जबरदस्त क्रांति को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया, या फिर ये एक जरूरी टकराव था जिसने आज़ादी की लड़ाई को भविष्य के लिए एक ज़्यादा साफ, ज़्यादा मजबूत दिशा दी? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।